हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है संयुक्त फलन, यानी कि कंपोसाइट फंक्शंस। तो ये चैप्टर आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला किया था आपव्यू प्रश्नावली 3, फिर उसके बाद हमने किया था सार्डिक प्रश्नावली 4, और उसके बाद हमने किया था आपव्यू के यानी व्युत्क्रम आपव्यू, उसके बारे में चैप्टर नंबर 5। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, 3, 4 और 5। और अब हम जो शुरुआत के 2 चैप्टर रह गए हैं, प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली और दूसरी, इनको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारे 1 से लेकर के 5 तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम सभी इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट है 100 में से 100 का, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम सारे कंसेप्ट को समझें, सभी प्रश्नों को सॉल्व करें, सीखें, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको लगाएं, उनको सॉल्व करें, जिससे हमें पता चल सके कि इन चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपका नया चैप्टर स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संयुक्त फलन, यानी कि कंपोसाइट फंक्शंस। तो कक्षा 11 में हमने फलन के बारे में पढ़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर विस्तार से बताया गया है। कक्षा 11 में फलन के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारे इसके प्रकार थे। वो सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल कक्षा 11th में चैप्टर नंबर 2 में अच्छे तरीके से समझाई हुई हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो कक्षा 11th का है फलन वाला पार्ट, उसको रिवाइज करें, उसके बाद इसको पढ़ें, तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। और बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा 12th का मैथ है वो पूरा की पूरा फलन पर आधारित है, यानी कि पूरे मैथ में जो भी बात कही गई है वो सब फलन के लिए कही गई है। तो इसलिए हमें फलन पहले अच्छे तरीके से आना चाहिए कि हम किसको फलन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो एक बार आप कक्षा 11th का रिवाइज कर लें, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरे फलन के ऊपर, जो कक्षा 11th का फलन है, ओनली फलन टॉपिक फंक्शन वाला, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना दूंगा, तो आप उसे देख लेना। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी मैं ये काम करूँगा, अन्यथा मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फलन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारा फलन होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। तो फलन की परिभाषा कहती है कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है समुच्चय, यानी कि सेट। तो सबसे पहले हमें समुच्चय पता होना चाहिए कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, यानी कि
अगर हमारे पास अलग अलग तरह की 10 वस्तुएं हैं और उनको अगर हम एक जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से यानी क्रम से लगा दें तो हम उसी को समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय डेफिनेशन है, ये भी कक्षा 11th में पहले चैप्टर में दी हुई है। तो फलन की परिभाषा है किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फलन हम जब भी कह सकते हैं जब कोई समुच्चय हमारे पास ए है और एक समुच्चय बी है। ठीक है, और हम ए से बी में फलन की परिभाषा को डिफाइन कर रहे हैं। तो परिभाषा का कहने का मतलब ये है कि अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यानी कि माना कि समुच्चय ए में 2 अवयव हैं तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, यानी संबंधित होना चाहिए। जैसे ए में अगर ए और बी हैं तो ए का रिलेशन बी के किसी एक ही अवयव से होना चाहिए। इसी तरीके से बी का रिलेशन जो बी के अवयव है उसके किसी एक अवयव से संबंधित होना चाहिए और ए के सभी अवयवों का संबंध होना जरूरी है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव में होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो ये परिभाषा है फलन की, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करें फलन के प्रांत, सहप्रांत और परसर की कि फलन के प्रांत क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा है यदि f समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन है तो समुच्चय ए को फलन f का प्रांत कहेंगे और समुच्चय बी को फलन f का सहप्रांत कहेंगे। यानी कि f हमारे पास डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, ए समुच्चय से बी समुच्चय में। तब जो ए के अवयव हैं इनको तो हम प्रांत कहेंगे। क्या करेंगे, प्रांत, यानी कि डोमेन। और जो समुच्चय बी के अवयव हैं इनको हम कहेंगे सहप्रांत, यानी कि कोडोमेन। ठीक है, और समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं। ध्यान देना यहाँ पर, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, ओनली कौन से, जो समुच्चय बी में थे। समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का प्रतिबिंब यानी उनका समुच्चय जो किसमें है, जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब है, यानी इसके प्रतिबिंब हैं, उन्हीं का समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो माना कि हमारे पास एक फला समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। इसमें है हमारे एक्स वाई और जेड, और इसमें है 1 2 3 और 4। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि फलन की परिभाषा है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय संबंध होना चाहिए। तो इनका एक अद्वितीय संबंध हो गया। ठीक है, तो जो ये समुच्चय है इसके अवयव तो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, यानी डोमेन कहलाएंगे। और जो समुच्चय बी के अवयव है ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, यानी सहप्रांत कहलाएंगे। 2 चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद हम परिसर की बात कर रहे हैं, यानी रेंज। तो रेंज के लिए हमने क्या कहा है कि जो समुच्चय बी के अवयव हैं उनको हम परिसर कहेंगे। कौन से वालों को,
जिनका संबंध समुच्चय ए में विद्यमान है, सिर्फ उन्हीं को, जिनका संबंध समुच्चय ए में विद्यमान है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यानी कि जो आपकी रेंज होगी इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे, 1, 2 और 3, ये 3 ही अवयव आएंगे, क्योंकि 4 का संबंध है जो है वो समुच्चय ए में नहीं है, तो हम 4 को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। जो परिसर है इसमें हम 4 को सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि जो समुच्चय बी के अवयव है उनका जो समुच्चय है उसमें ये सभी अवयव हैं 1 से 4 तक, लेकिन जो ए में प्रतिबिंब है, ये अवयवों के जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ 3 अवयव ही हैं, 1, 2, 3, इसीलिए ये क्या कहलाएगी, इसकी परसर कहलाएगी। समझ में आ गया। और इसे हम फंक्शन ऑफ ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहले फलन की परिभाषा क्या है फलन की, फिर फलन के प्रांत, सह प्रांत और परसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अचर फलन की, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन हम किसको कहेंगे, एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध हो। यानी कि कोई हमारे पास ऐसा फलन विद्यमान हो जिसके जो प्रांत के अवयव हैं ए वाले, उसका जो सह प्रांत के अवयव हैं बी वाले, उसके केवल एक अवयव से क्या हो, संबंध हो, केवल एक ही अवयव से। यानी कि अगर इसमें 1, 2, 3 ये 3 अवयव हैं और इसमें ए बी सी 3 अवयव हैं, लेकिन 1 का रिलेशन भी ए से है, 2 का रिलेशन भी ए से है और 3 का रिलेशन भी ए से है, तो इस तरीके के जो फलन होते हैं इनको हम अचर फलन कहते हैं। कैसे, अचर यानी कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आ गया। आगे बढ़े तो इससे आगे परिभाषा है तत्समक फलन की, यानी तत्समक फलन क्या होते हैं इसके बारे में। तो तत्समक फलन की भी डेफिनेशन है, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध हो, तो हम ए का तत्समक फलन कहेंगे इसे, और इसे आई ऑफ ए से व्यक्त कर दें, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए। यानी कि तत्समक फलन में जो हमारे फलन होंगे उसका रिलेशन खुद से ही होगा, यानी फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू ए, यानी जो ए के अवयव है उसका रिलेशन ए के अवयवों से ही होगा। इसे हम कहेंगे तत्समक फलन। देखिए ये परिभाषाएं जो हैं वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, इसलिए ये डेफिनेशन हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन, तुल्य फलन, यानी कि इक्विवेलेंट फंक्शन, इक्वल फंक्शन। तो तुल्य फलन की बात कर रहा है तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि तुल्यता की जाएगी इसमें, यानी कि 2 फलनों की तुलना की जाएगी। तो जब 2 फलन तुल्य कहलाएंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी होंगी, तो वो कंडीशन क्या है ये भी हम अभी चेक कर लेते हैं। तो 2 फलन f और g तुल्य कहलाते हैं यदि, कब तुल्य कहलाएंगे, नंबर फर्स्ट, जो f का प्रांत है वो बराबर होना चाहिए g के प्रांत के, यानी सबसे पहले तो उनके जो प्रांत है यानी डोमेन है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक f के और दूसरे g के। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि उनके प्रांत जो हैं डोमेन वो इक्वल होने चाहिए।
दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके सह प्रांत वो भी इक्वल होने चाहिए, यानी ऐप का जो सह प्रांत है कोडोमेन वो इक्वल होना चाहिए जी के सह प्रांत कोडोमेन के। ठीक है। नंबर 3 कि उनकी जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए किसकी, फंक्शन ऑफ जी एक्स के, यानी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए जी ऑफ एक्स के। तो हम इसको कहेंगे तुल्य फलन। तो ये 3 कंडीशन है इसकी कि पहला तो प्रांत इक्वल होना चाहिए, दूसरा सह प्रांत, और तीसरी उनकी इमेज जो है एफ एक्स और जी एक्स ये बराबर होनी चाहिए। जो एफ एक्स और जी एक्स है इसका मतलब है उनकी रेंज। क्या है इसका मतलब, रेंज यानी कि परसर, क्योंकि यही उसकी इमेज होती है। तो समझ में आ गया। अब इससे आगे की जो डेफिनेशन है इसकी बात करें तो अवयवों की संबंधता के आधार पर फलनों के निम्न प्रकार हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि फलनों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है इसका एक एक ही फलन। पहला क्या है, एक एक ही फलन। तो एक एक ही फलन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि यदि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी एफ एक ऐसा प्रक्षेत्रण है जो ए से बी की तरफ डिफाइन है। एक फलन हो तो एफ एक ही कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के, किसके, एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों। क्या होना चाहिए, बी में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। यानी कि अगर हमने एक समुच्चय ए ले लिया, एक समुच्चय बी ले लिया, तो जो ए के अवयव हैं 1 2 3, इनके बी के अवयवों में जो प्रतिबिंब हैं वो क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। यानी कि एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए, किसी दो से नहीं होना चाहिए रिलेशन। तो हम इसको एक एक ही फलन कहेंगे, यानी कि 1 1 फंक्शन, 1 का 1 से रिलेशन, एक का एक से ही रिलेशन होना चाहिए। तो हम इसको कहेंगे एक एक ही फलन। परिभाषा समझ में आ गई। नेक्स्ट परिभाषा है बहु एक ही फलन। बहु एक ही फलन, ये भी नाम से प्रतीत हो रहा है कि ए के अवयवों के जो बहुत से प्रतिबिंब हैं उनका बी में सिर्फ एक अवयव से प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए डेफिनेशन, यदि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एक फलन हो तो एफ बहु एक ही फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत ए के दो या दो से अधिक अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब हो। यानी कि जो हमारा समुच्चय ए है इसके दो या दो से अधिक जो अवयव हैं उनका समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब होना चाहिए। कैसे, जैसे अगर हम बात करें कि ए से बी में एक फलन एफ डिफाइन है, किस तरीके से कि मान लो ए में अवयव है 1 से 4 तक और बी में अवयव है ए बी सी डी। तो जो परिभाषा कहती है उसका ये है मतलब कि जो ए के अवयव हैं उनमें दो या दो से अधिक अवयवों का, तो हमने 2 अवयव ले लिए, इनका बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 2 अवयवों का अगर बी में एक प्रतिबिंब है तो हम इसको क्या कहेंगे, बहु एक ही फलन कहेंगे। बाकी जो अवयव है उनका किसी से भी रिलेशन हो, ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, बहु एक ही फलन, यानी दो या दो से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब होना। इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तीसरा टाइप है इसका आच्छादक फलन, यानी कि ऑन टू फंक्शन। तो आच्छादक फलन क्या होता है, यदि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एक फलन हो तो एफ आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव, किसका, बी का, समुच्चय बी का ध्यान रखना,
बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी कि बी का प्रत्येक अवयव, बी के जितने भी अवयव होंगे उनका संबंध ए के किसी ना किसी एक अवयव से संबंध होना जरूरी है। अर्थात बी के प्रत्येक अवयव का ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। बी के प्रत्येक अवयव का ए में कम से कम एक प्रतिबिंब होना जरूरी है। ये हमारी परिभाषा है आच्छादक फलन की, ऑन टू फंक्शन की। एग्जाम्पल से बात करें तो हमने एक फलन ले लिया ए, समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय ले लिया हमने बी, और ए में हमने अवयव मान लिए एक्स, वाई, जेड और डब्लू, ठीक है। और बी में अवयव मान लिए हमने अल्फा, बीटा, गामा और लैम्डा, ठीक है। तो जो हमारी परिभाषा है आच्छादक फलन की वो ये है कि समुच्चय बी के जो अवयव हैं, इसमें मैं समुच्चय ए में एक और अवयव एक्स्ट्रा मान लेता हूँ बी, ठीक है। इस तरीके से इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा अवयव मान लिया, 5 तक मान लिए, और इसमें बी में 4 तक। तो जो परिभाषा है आच्छादक फलन की वो ये कह रही है कि समुच्चय बी के जो अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में होना जरूरी है, प्रत्येक अवयव का। यानी समुच्चय बी के जो अवयव हैं उनका सभी का संबंध समुच्चय ए के किसी एक अवयव से संबंध होना जरूरी है। यानी समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं उनका रिलेशन समुच्चय ए में होना जरूरी है, तब हम इसको आच्छादक फलन कहेंगे। अगर समुच्चय बी में कोई भी अवयव रह गया, मान लीजिए मैंने एक अवयव और ले लिया एप्सिलॉन, और इसका अवयव अगर समुच्चय ए में नहीं विद्यमान है, अगर समुच्चय बी में एक एप्सिलॉन रह गया है और उसका रिलेशन अगर ए में विद्यमान नहीं है, तो हम इसको आच्छादक फलन नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसका अंतरक्षेपी फलन, यानी इनटू फंक्शन। एक फलन एफ ए से बी एक फलन हो तो एफ अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, अर्थात जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं हो, तो हम उसको अंतरक्षेपी फलन कहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारे समुच्चय बी में एक अवयव रह गया था लैम्डा, जिसका समुच्चय ए के अवयव में कोई भी रिलेशन नहीं था। जब कोई रिलेशन नहीं था तो हम इस तरीके के फंक्शन को क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी फंक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक की आच्छादक फलन, यानी 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसमें दोनों कंडीशन एक साथ चलेंगी, एक 1 वाली और ऑन टू वाली। यानी एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी हो तो एफ ए की आच्छादक कहलाता है यदि एफ ए के साथ साथ आच्छादक भी हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टाइप थे जो हमें याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फलन की मेन जो रूट है उसको व्यक्त करते हैं, तो इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। अब इससे आगे जो प्रक्रिया है वो है संयुक्त फलन की। वैसे संयुक्त फलन की मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि संयुक्त फलन की जब हम बात कर रहे हैं तो संयुक्त का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक फलन मिल करके एक नया फलन बनाएं। जब दो या दो से अधिक फलन मिल करके एक नया फलन बनाएं तो हम उसको संयुक्त फलन कहते हैं। तो उसी के बारे में आगे की चर्चा है। माना कि ABC 3 अरिक्त समुच्चय हैं। देखिए यहाँ पर एक और नया शब्द आया है, अरिक्त समुच्चय। तो अरिक्त समुच्चय, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि अरिक्त समुच्चय क्या होता है और रिक्त समुच्चय क्या होता है। अरिक्त समुच्चय का होता मतलब है, जो अरिक्त समुच्चय है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान हो, उसको हम बोलेंगे अरिक्त समुच्चय। और जो रिक्त समुच्चय होता है
उसका मतलब होता है कि उसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। वो हमारा समुच्चय कैसे कहलाता है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो अरिक्त का मतलब है कि उस समुच्चय में कम से कम एक अवयव तो अवश्य विद्यमान होगा। तथा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और जी सच दैट बी टेंड्स टू सी दो फलन हैं तब। चूंकि एफ फलन जो है वो ए से बी में फलन है, इसीलिए ए के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए बी में एक अद्वितीय अवयव एफ एक्स विद्यमान होगा। फलन की परिभाषा है कि अगर ए से बी में एक फलन डिफाइन है तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय अवयव विद्यमान होगा। इसी तरीके से चूंकि जी जो फलन है वो बी से सी में विद्यमान है, कहाँ से? बी से सी में, तब बी के एक अवयव, अब चूंकि हमारा पहले क्या था, एफ जो था वो ए से बी में था और हमने ए में अवयव माने हैं एक्स, तो बी में हमें क्या मिलेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स। अब जो जी समुच्चय है वो बी से आगे बढ़ रहा है, बी से सी की तरफ, और बी के हमारे अवयव कैसे हैं? एफ एक्स टाइप के हैं। तो यही डेफिनेशन कह रही है कि बी के इस अवयव एफ एक्स के लिए सी में एक अद्वितीय अवयव क्या विद्यमान होगा? जी ऑफ एफ एक्स विद्यमान होगा। हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि हमने पहले ए से बी में डिफाइन किया था, तो ए में जो अवयव हमने माने थे वो एक्स के माने थे और उनकी इमेज हमें क्या मिली? एफ एक्स। इसी तरीके से जब हम बी से सी की ओर डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जो अवयव हैं वो एफ एक्स इमेज के हैं, और सी में जब जाएंगे तो उनकी भी इमेज मिलेगी हमें। तो वो किस टाइप की मिलेगी? जी ऑफ फंक्शन एक्स की। इसी तरह के जो फलन होते हैं उन्हीं को हम संयुक्त फलन कहते हैं। इस टाइप के जो फलन है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त फलन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों फलन एफ और जी पर एक साथ विचार करने पर ए से सी, कहाँ से कहाँ? ए से सी डायरेक्टली एक नया फलन प्राप्त होता है। इस फलन को जी तथा एफ का संयुक्त फलन कहते हैं और इसे किससे व्यक्त करते हैं? जी ऑफ एफ से, जी ओ एफ से निरूपित करते हैं, जिसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। यानी कि अब आपके लिए जो डेफिनेशन है वो संयुक्त फलन की है। किस तरीके से? कि यदि एफ एक फलन ए से बी में डिफाइन है और दूसरा फलन जी बी से सी में डिफाइन है, तो इनका संयुक्त फलन, ध्यान रखना, जब हम एफ फलन पहले लेके चल रहे हैं ए से बी और जी फलन बाद में लेके चल रहे हैं बी से सी, तो इनका जो संयुक्त फलन होता है वो उल्टा बनता है, जी से एफ बनता है, यानी जी ओ एफ बनता है। ठीक है, क्योंकि जब ये अभी हमने जो रिजल्ट बनाया था वो इस तरीके से बना था, जी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसीलिए जी पहले आता है, जी ओ एफ, और एफ फंक्शन बाद में आता है। तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा? ए से सी की तरफ। तो हमें क्या प्राप्त होगा? जी ओ एफ एक्स बराबर जी फंक्शन ऑफ एक्स। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए जी तथा एफ का संयुक्त फलन कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है संयुक्त फलन की, कि संयुक्त फलन क्या होती है, उसकी परिभाषा है ये आपके लिए। और अगर हम डायग्राम से इसको समझें तो डायग्राम से देखिए कि हमारे पास पहले एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हमारे पास एक्स हैं, और हमने एक मैपिंग एफ डिफाइन की है ए से बी की तरफ, समुच्चय बी की तरफ। तो एक्स वाले जो अवयव हैं उनकी इमेज हमें एफ एक्स मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं? बी से सी की तरफ जी फलन डिफाइन कर रहे हैं। तो एफ एक्स जो अवयव हैं वो जी में जब जाएंगे सी की तरफ तो वो क्या बन जाएंगे? जी ऑफ एफ एक्स बन जाएंगे। और अगर हम इसी को डायरेक्टली डिफाइन करें ए से सी की तरफ तो यही हमारा क्या कहलाता है? जी ऑफ एफ। क्या कहलाता है? जी ओ एफ, जिसे हम क्या कहते हैं? जी फंक्शन ऑफ एक्स। यही हमारी क्या है? संयुक्त फलन है। एक नोट लिख लेना
कि जीओ एफ की परिभाषा से स्पष्ट है कि जीओ एफ तभी परिभाषित होगा जब ए के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए एफ एक्स जी के प्रांत का अवयव हो। किसका अवयव हो? जी के प्रांत का अवयव हो, ताकि इसका जी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी ज्ञात किया जा सके। तो ये नोट कर लेना कि जीओ एफ कब हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जीओ एफ हम तभी परिभाषित कर सकते हैं जब ए के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए एफ एक्स जो है, यानी एफ एक्स जो हमें मिलेगा वो जी फलन के प्रांत का अवयव होना चाहिए, यानी जी का क्या होना चाहिए? वो प्रांत का अवयव होना चाहिए। ठीक है। अतः जीओ एफ फलन परिभाषित होने के लिए फलन एफ का परिसर फलन जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। यानी कि जो फलन एफ का परिसर है, परिसर मतलब रेंज, वो फलन जी के प्रांत का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। तो ये दो नोट है, इनको कर लेना। तो ये आज आपकी जितनी डेफिनेशन थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं संयुक्त फलन की, और इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स को समझेंगे, फिर इसके जो प्रॉपर्टियां हैं इनकी उनको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने फलन को रिवाइज कर लिया है और उसके साथ में संयुक्त फलन के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, तथा अगर आपको 11th क्लास का फलन वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको अगर वीडियो चाहिए उस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उस पर वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है, और इससे आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह पर। तो जय हिंद दोस्तों।